हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉ बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। आज की वीडियो यार थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम ना ही किसी मैनेजमेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही हम CUCT के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही आपके क्लास के 12th के बोर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात आज उन बच्चों के लिए हम करने वाले हैं जो क्लास 12th के बाद लॉ के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि LLB करना चाहते हैं, लीगल करियर के अंदर लीगल डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे कि लॉ करके आप क्या क्या बन सकते हो, कौन कौन सी आपकी पोजीशन बनती है, लॉ कैसे कर सकते हो, कहां से कर सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, किस किस बच्चे को करना चाहिए, क्या खर्चा आता है, सब चीजें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि अगर हम लॉ करते हैं तो हमारा किन किन चीजों में करियर बन सकता है। सबसे पहले अगर कोई लॉ कर लेता है तो वो क्रिमिनल लॉयर बन सकता है, यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट में जो ट्रायल्स होते हैं उसको जो हैंडल करता है उसको क्रिमिनल लॉयर कहते हैं, या सिविल कोर्ट में लॉयर बन सकता है। इसके अलावा IPR स्पेशलिस्ट बन सकता है। IPR क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेल एजुकेशन है, टेल एजुकेशन हमारा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये कोई टेंजिबल चीज तो नहीं है जिसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, सॉलिसिटर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जज बन सकते हैं। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नहीं, प्रैक्टिस के साथ एंड टाइम के साथ हाई कोर्ट के जज एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट तक का भी जज कोई बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि लॉ कैसे कर सकते हैं, तो लॉ करने के दो ऑप्शंस होते हैं। अब दो ऑप्शन क्या है? सबसे पहले जो पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि आप लॉ अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते थे, 3 साल की, यानी कि पहले आपको मिनिमम 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करनी पड़ती थी, उसके बाद आपको 3 साल का लॉ का कोर्स करना पड़ता था जिसको हम LLB कहते थे। तो टोटल ये 6 इयर्स हो जाते थे। लेकिन अब चेंज कर दिया गया, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी आई है जहां पे आप 5 साल का लॉ कर सकते हो डायरेक्टली क्लास 12। तो यानी कि क्लास 12 के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप डायरेक्टली लॉ में एडमिशन ले सकते हो। और उन कोर्सेज का क्या नाम होता है? उसको BLLB कहा जाता है, यानी कि जिसमें आपको लॉ के साथ साथ पहले कुछ सालों के अंदर 2 सालों में आपको BA के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। BCom LLB होता है जिसमें आपको BCom के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, या BBLLB जिसमें आपको BBA के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से एग्जाम्स हमें देने पड़ेंगे अगर हम लॉ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको सारी लिस्ट बता देता हूं, फिर मैं आपको सारे एग्जाम्स की डिटेल्स बता दूंगा। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट फेमस एग्जाम है क्लैट का एग्जाम, दूसरा है हमारे पास ALET का एग्जाम, तीसरा है हमारे पास सिम्बॉयसिस का SLAT एग्जाम, चौथा है हमारे पास यूनिवर्सिटी है, वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है। पहले ये अपना एग्जाम कंडक्ट करती थी, लेकिन अब इसने पैटर्न चेंज कर दिया। क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिर है हमारे पास महाराष्ट्र CET का एग्जाम, उसके बाद है हमारे पास LSAT का एग्जाम, यानी कि LSAT इंडिया का एग्जाम, उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी अपना एक एग्जाम होता है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए कुछ मेजर एग्जाम्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे मेजर एग्जाम के बारे में, वो है क्लैट का एग्जाम। क्लैट का एग्जाम सबसे ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि उसको 22 NLUs एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती है। जैसे बैंगलोर हो गया, नालसर हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, भोपाल हो गया, ऐसे 22 NLUs हैं जो एक ही एग्जाम को एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी कि अगर आप एक क्लैट का पेपर क्लियर कर लेते हो तो आप 22 कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और इनको इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर माना जाता है। और इस पैटर्न के बारे में अगर मैं आपको बताऊं और इसकी सीट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो इन सारे NLUs के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ 2600 प्लस सीट्स है, तो यानी कि काफी डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स है। और इसका पैटर्न क्या है? अब पैटर्न इसके अंदर चेंज हो गया है, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड 120 मिनट का टाइम होता है, जिसमें +1 आपको हर करेक्ट मार्क के मिलते हैं हर करेक्ट क्वेश्चन के, एंड -0.25 आपके डिडक्ट होते हैं हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के। अब फ्रेंड्स, अगर मैं सिलेबस बताऊं तो सारे के सारे लॉ एग्जाम्स के अंदर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैं एक ही बार आपको एक कॉमन सिलेबस बता देता हूं। सबसे पहले इंग्लिश पूछा जाता है जिसके अंदर RCs, वोकैबुलरी और फिल इन द ब्लैंक्स, एनोलॉजीज, ये सारी चीजें होती है। फिर आपके पास लीगल रीजनिंग का टॉपिक होता है, लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक होता है, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक होता है, बहुत ही एलिमेंट्री आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और फिर जीके और करंट अफेयर्स का टॉपिक होता है। तो जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं लॉ के, उन सब का सिलेबस मोर और लेस यही रहता है। अगर फ्रेंड्स मैं दूसरे एग्जाम्स के बारे में बात करूं, यानी कि ALET का एग्जाम, तो NLU दिल्ली जो है वो क्लैट का एग्जाम एक्सेप्ट नहीं करता, उसका खुद का अलग से एग्जाम है।
इसके अंदर कुछ 110 प्लस सीट्स है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ये कॉलेज है एंड इसके अंदर भी 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसका फॉर्म आपको सेपरेटली भरना पड़ेगा एंड काफी शानदार ये कॉलेज है। और इसके फॉर्म के बारे में अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप NLU दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हो। तीसरा है फ्रेंड्स हमारे पास सिम्बायोसिस का, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। अब सिम्बायोसिस सबसे पहले तो स्टार्ट पुणे में हुआ था, फिर ये ग्रेजुअली नोएडा में भी आ गया दिल्ली NCR के लिए, फिर हैदराबाद एज वेल एज नागपुर के अंदर भी इन्होंने अपने कैंपसेस ओपन कर दिए। अब सिम्बायोसिस का पैटर्न क्या है, इसमें 75 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसके बाद 30 मिनट्स का एक वैट टेस्ट होता है, यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास GGS IPU, यानी कि दिल्ली, अगर दिल्ली के अंदर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स इस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में 13 कॉलेजेस हैं और पहले इसका एक अपना अलग एग्जाम होता था, ये CET एग्जाम कंडक्ट करते थे, लेकिन अब इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, ये क्लैट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। तो यानी कि क्लैट से आप NLUs के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे एज वेल एज जो IP यूनिवर्सिटी दिल्ली है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास CET यानी कि मैं महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र स्टेट में 5 इयर्स का एक अलग से एग्जाम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के +1 मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 113 प्लस कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र या उससे रिलेटेड जो आप एक CET एग्जाम से आप एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा 9300 प्लस सीट्स है, यानी कि बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी सीट्स CET एग्जाम में है। ऐसे और भी बहुत सारी स्टेट्स है जिनके अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं जिसको आप क्लियर करके BA LLB या BB LLB में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था LSAT का एग्जाम होता है, BHU का एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है जो अपना खुद का पर्सनल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। लेकिन मेजर यही सारे एग्जाम्स थे। अगर आप इनमें से कोई एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि हमें कौन कौन से लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं एडमिशन के लिए, यानी कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें कौन कौन से लीगल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं लीगल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बता देता हूं। वैसे सब्जेक्ट तो वास्ट होते हैं, बाकी सिलेबस भी वास्ट होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ता है, फिर क्रिमिनल लॉ में आपको इंडियन पीनल कोड पढ़ना पड़ता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, एनवायरमेंट लॉ पढ़ना पड़ता है और जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी पड़ती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करते हो और आपके पास राइट गाइडेंस है तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, चाहे फिर वो CUCET का एग्जाम हो, चाहे महाराष्ट्र का एग्जाम हो, चाहे NLU का एग्जाम हो, चाहे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम हो। अगर आप मेहनत करते हो तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते। एंड फाइनली अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं किन बच्चों को लॉ परस्यू करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले कुछ मिसकंसेप्शन आपकी ये दूर कर देता हूं कि लॉयर्स को सिर्फ और सिर्फ आर्ग्यू करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉयर्स का 80% काम रिसर्च का काम होता है और सिर्फ 20% काम ही आर्ग्यूमेंट का काम होता है। तो यानी कि अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, आप बहुत लंबे देर तक पढ़ सकते हो, आप लाइफ लॉन्ग पढ़ सकते हो, तो आपको लॉ की फील्ड में आना चाहिए। लॉ के अंदर कोई भी चीजें ओवरनाइट नहीं होती, तो लॉ में सक्सेस मिलने में भी कुछ साल लग जाते हैं। तो उतनी अगर आपके अंदर पेशेंस है तो श्योरली आपको आना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट लॉ में जाना चाहते हो तो वहां पे आपके लिए रिलेटिवली इजी रहेगा। अगर आप लिटिगेशन या प्रैक्टिस के अंदर आना चाहते हो या जज बनना चाहते हो तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए जस्टिस की, यानी कि किसी भी पुअर के साथ कुछ गलत ना हो, किसी भी अनप्रिविलेज सेक्शन के साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए जस्टिस के लिए अगर आप लड़ सकते हो तो श्योरली आपको लॉ के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फेम चाहते हो तो जितना फेम लॉयर्स का होता है उतना फेम शायद किसी और का नहीं होता। कोई बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी होती है उसको भी चीफ उसके लॉयर्स होते हैं, या गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप मिनिस्ट्रीज होती है उनको भी लॉयर्स हैंडल करते हैं। तो लॉयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है यार किसी भी सोसाइटी के अंदर। सो अगर आप कोई एक ऐसा लॉयर बनते हो और सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो श्योरली आपको लॉ की फील्ड के अंदर आना चाहिए। तो ये सब कुछ था यार आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन लॉ के बारे में दे दी कि आप क्लास 12th के बाद लॉ कैसे कर सकते हो, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। सो फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस हम फ्यूचर में भी और बनाते रहेंगे। प्लीज अपना सपोर्ट दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि मैं आपके साथ ऐसी फ्यूचर के अंदर भी वीडियो शेयर कर सकूं। सो मैं आपसे फ्यूचर के अंदर दूसरी वीडियो के अंदर मिलूंगा, आपके सजेशन वाली वीडियो के अंदर मिलूंगा। प्लीज अपने सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।